हम देख रहे हैं टेस्टिंग ऑफ स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। जिसमें हमारे पास दो कॉन्ट्राडिक्टरी हाइपोथेसिस है, एक दावे है। हम एक को करार करते हैं नल हाइपोथेसिस, जो एक तरह से हमारा प्रायर बिलीफ दर्शाने वाला है, और नया जो क्लेम है उसको हम ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस से संबोधित करते हैं और उसको दर्शाते हैं H1 से। और ये हाइपोथेसिस टेस्ट, ये दोनों अलग अलग तरीके से तराजू से तोले जाते हैं। H1 को के तरफ हमारे पास यदि भारी स्टैटिस्टिकल एविडेंस है तभी हम H0 को रिजेक्ट करेंगे, नहीं तो हम H0 को ही मान्यता देंगे। इस तरह से वो दोनों H0 और H1 अलग अलग मीनिंग रखते हैं। और हमने देखा कि ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ जो हाइपोथेसिस है उसको टेस्ट करने के लिए हम क्या प्रोसीजर यूज करते हैं। हम तो एक टेस्ट स्टैटिस्टिक पहले चुनेंगे जो उस पर्टिकुलर टेस्ट के लिए सही होगा, और अगर वो टेस्ट स्टैटिस्टिक की जो वैल्यू है वो एक रिजेक्शन रीजन जिसको भी हम तय करेंगे उस रिजेक्शन रीजन में आती है तो हम H0 को रिजेक्ट करेंगे, वरना H0 को नहीं करेंगे रिजेक्ट। अब ये जो टेस्ट स्टैटिस्टिक है ये तो रैंडम वेरिएबल है, और ये जो रिजेक्शन, अगर ये टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू रिजेक्शन रीजन में आई तो हम रिजेक्ट करने वाले हैं। तो ये जो रैंडम वेरिएबल है वो जैसे कि नाम दर्शाता है वो रैंडम है। तो ये हो सकता है कि हम H0 को रिजेक्ट करेंगे जब एक्चुअली H0 सही है, क्योंकि ये हम सर्टेनिटी से नहीं कह सकते। हम प्रोबेबिलिटी कुछ तो प्रोबेबिलिटी होगी जब H0 सही है लेकिन हम रिजेक्ट करेंगे। सो एक में चार अलग अलग चीजें हो सकती है कि ट्रू क्लेम या तो वो H0 सही है या H1 सही है। ट्रू क्लेम H0 भी हो सकता है, H1 भी हो सकता है, हमें पता नहीं है, हम टेस्ट करने वाले हैं। हमारा कंक्लूजन या तो रिजेक्ट H0 है या डू नॉट रिजेक्ट H0 है। तो ये चार अलग अलग चीजें हो सकती है। जब H0 सही है और अगर H0 सही है और हम H0 को रिजेक्ट नहीं करेंगे तो ये हमारा जो कंक्लूजन है वो सही होगा। उसी तरह से अगर H1 सही है और हम H0 को रिजेक्ट करते हैं तो वो भी हमारा कंक्लूजन सही होगा। लेकिन अगर H0 सही है लेकिन हम H0 को रिजेक्ट करते हैं तो वो गलत होगा, एरर आ जाएगी हमारे टेस्टिंग में। और उसी तरह से जब H1 सही है लेकिन हम H0 को रिजेक्ट नहीं करते हैं वो भी एक एरर है। तो ये जो दो एरर्स हैं उनको भी नाम, स्पेसिफिक नाम दिए जाते हैं। सो टाइप 1 एरर, टाइप 1 एरर कौन सी है? टाइप 1 एरर इज रिजेक्ट H0 when H0 is true। और टाइप 2 एरर उसको बोलते हैं कि डू नॉट रिजेक्ट H0, नॉट रिजेक्टिंग H0 when H0 is false। तो जैसे कि टेबल से आप देख सकते हैं कि ये चार अलग अलग चीजें हो सकती है H0 क्लेम
क्लेम या हाइपोथेसिस H0 और हाइपोथेसिस H1 के टेस्टिंग में, उसमें से 2 कंक्लूजन सही है, दो में एरर आ जाती है। सो आइडियली हमें वो प्रोसीजर चुनना चाहिए जिसमें बिल्कुल ही एरर ना हो। सो आइडियली चूज अ प्रोसीजर with no error at all। लेकिन ये एक्चुअल लाइफ में इम्पॉसिबल है। ये तभी होगा जब हम पूरे पॉपुलेशन को जांचेंगे। और पूरे पॉपुलेशन को हम कब जांचेंगे? जैसे कि अभी कुछ उदाहरण हमने देखे, एक नया प्रोसीजर है सर्किट बोर्ड्स बनाने का, वो पिछले हमने एग्जाम्पल में देखा था। तो वो पूरे पॉपुलेशन को जांचेंगे का मतलब ये बनता है कि ये जो प्रोसीजर नए सर्किट बोर्ड्स बनाने का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो हम इंप्लीमेंट करेंगे और उसमें से जो भी सर्किट बोर्ड आएगा उसको जांचेंगे। लेकिन हमें तो ये स्टैटिस्टिकल टेस्ट इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें पता चल सके कि ये नया प्रोसेस इंप्लीमेंट करना है कि नहीं। तो ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो आइडियली अगर हम प्रोसीजर चूज करना चाहते हैं जिसमें ना कोई एरर ना हो, तो वो तभी संभव है, दिस इज पॉसिबल जब हम पूरे पॉपुलेशन को जांचेंगे। अगर नहीं तो उसमें से थोड़ा सा तो चांस बनता है कि एरर आ जाएगी। और हम पॉपुलेशन को जांचना कभी कभी तो असंभव है, जैसे मैंने एग्जांपल में देखा, कभी कभी कॉस्ट प्रोहिबिटिव है। तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे प्रोसीजर ढूंढते हैं। सो देन चूज अ प्रोसीजर where both where the probability of both types of error is small। तो हम प्रोबेबिलिटी, ये एरर के चांस को कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं। ध्यान रखें, जैसे मैंने अभी कुछ क्षणों पहले याद दिलाया कि हमारा टेस्ट प्रोसीजर 2 स्टेप्स में बनता है। एक तो है हम एक टेस्ट स्टैटिस्टिक चुनेंगे और दूसरा है एक रिजेक्शन रीजन, एक समुच्चय चुनेंगे, ताकि जब हमारे टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू उस समुच्चय में, उस सेट में पड़ती है तो हम H0 को रिजेक्ट करेंगे। सो फिक्स a test procedure, test statistic and a rejection region। जब हम टेस्ट स्टैटिस्टिक और रिजेक्शन रीजन दोनों हमने फिक्स कर लिया है तो हम थियोरेटिकल तौर पे दोनों टाइप के एरर्स की प्रोबेबिलिटी को लिख सकते हैं। The probability of rejecting H0 when H0 is true उसको हम इस सब्जेक्ट में अल्फा से दर्शाते हैं। सो जो अल्फा क्या है हमारा, अल्फा है प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर।
और उसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज फॉल्स, उसको बीटा से दर्शाते हैं। और जैसे कि मैंने कहा, यह है प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर। हमने यह तय किया है, मैंने पिछले टाइम कहा था कि हमारा जो नल हाइपोथेसिस है वो हमेशा इक्वालिटी क्लेम रहेगा। एच नॉट हमेशा इस तरह का रहेगा, थीटा इक्वल टू थीटा नॉट। लेकिन हमारा जो H1 है वो इस तरह का रहेगा, थीटा ग्रेटर देन थीटा नॉट, या थीटा लेस देन थीटा नॉट, या थीटा नॉट इक्वल टू थीटा नॉट। तो एच नॉट के व्हेन एच नॉट इज ट्रू, थीटा की ठीक बिल्कुल एक ही वैल्यू बनती है, थीटा इक्वल टू थीटा नॉट। तो अल्फा की वैल्यू जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू। तो अगर हमें जो हमारा टेस्ट स्टैटिस्टिक है उसका बंटन थीटा के वैल्यू के पे डिपेंड करेगा, लेकिन अगर थीटा की वैल्यू हमें पता है थीटा नॉट, तो बिल्कुल ये एक ही वैल्यू होगी। सो अल्फा इज यूनिक, अल्फा इज अ सिंगल वैल्यू, अ सिंगल वैल्यू। क्योंकि ये एक ही थीटा नॉट को यूज करके हमें कैलकुलेट करनी है। लेकिन H1 के अंदर थीटा की बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है, अगणित वैल्यू हो सकती है एक्चुअली इन तीनों H1 में। तो हर थीटा की वैल्यू जो थीटा नॉट से जो H1 के दायरे में पड़ती है, जैसे कि अगर हमारा है H थीटा नॉट इक्वल टू थीटा नॉट, हमारा अल्टरनेट हाइपोथेसिस है, तो सभी थीटा की वैल्यू जो थीटा नॉट से अलग है, उस हर एक वैल्यू के लिए बीटा की एक वैल्यू होगी। सो द बीटा वैल्यू will be calculated, will be different for every theta corresponding to H1, corresponding to the claim, the hypothesis H1। इसको फिर एक बार, ये जो नया कंसेप्ट मैंने लिखा है उसको हम उदाहरण के द्वारा देखते हैं। ये हमेशा जब गाड़ी या मैन्युफैक्चर होती है तो वो बेचने से पहले, मतलब उस नया कोई मॉडल मार्केट में आने से पहले, तो जो कार मैन्युफैक्चरर्स है वो अलग अलग टाइप के काफी सारे टेस्ट करते हैं। तो एक उसमें से टेस्ट होता है कि वो जो नए मॉडल से गाड़ी बनी है, नए मॉडल की गाड़ी बनी है, उसको लैबोरेटरी में टेस्ट के तौर पे क्रैश कराते हैं, राइट। टेस्ट क्रैशेस कंट्रोल्ड सिचुएशन में क्रैश कराते हैं, जैसे कि उनके लैब में क्रैश कराते हैं। ऑफ क्रैशेस ऑफ ऑटोमोबाइल्स, गाड़ी है किसी एक प्रकार की गाड़ी एट अ स्पीड, उसमें भी अलग अलग टाइप के क्रैश होते हैं, क्रैश करा सकते हैं एट अ स्पीड ऑफ से 10 किलोमीटर पर आवर, धीमे चल रही है और किसी से टकरा गई, तो गाड़ी मतलब किसी पोल से टकरा गई या किसी दीवार से टकरा गई, तो वो देखना चाहते हैं कि उसमें कुछ डेंट आता है कि नहीं, छोटे धीमे स्पीड पे चल रही। सो नो विजिबल डैमेज is noticed in
25% of such crashes. उसका मतलब है कि 75% क्रैश, इस तरह के क्रैशेस में जो टेस्ट के तौर पे किए जा रहे हैं उसमें या कुछ तरह का डेंट आ रहा है, विजिबल डैमेज हो रहा है। तो उस गाड़ी का जो बम्पर है, मॉडिफाइड बम्पर डिजाइन, फिर एक बार उनको टेस्ट करना है। ये नया बम्पर डिजाइन प्रपोज किया गया है टू इंप्रूव दिस परसेंटेज, कि अभी का जो एक बम्पर डिजाइन है उसमें 25% क्रैशेस में कोई विजिबल डैमेज नहीं होता है। नए बम्पर डिजाइन के द्वारा ये आशा है कि ये जो 25% है वो बढ़ जाएगा। प्रपोज टू इंक्रीज दिस परसेंटेज। सो फिर एक बार हम जो हम अभी तक करते आ रहे हैं करेंगे। पहले तो हम लिखेंगे पैरामीटर क्या है। लेट P बी दी proportion of crashes with the new design, कंट्रोल्ड क्रैशेस है क्योंकि ये 10 किलोमीटर के स्पीड पे किए जा रहे हैं, लैबोरेटरी में किए जा रहे हैं। तो विद द न्यू डिजाइन द ट्रू प्रपोर्शन, उसके बारे में हमको पता करना है, हमें पता नहीं है। The true proportion of crashes with the new design that result in no visible damage. गाड़ी में विजिबल डैमेज टू द कार ऑफ कोर्स, सो गाड़ी में कोई डेंट नहीं आ रहा है। और हमारा जो प्रायर अभी का जो बम्पर है वो हमें पता है कि उस बम्पर के साथ 25% क्रैशेस में विजिबल डैमेज नहीं आता है। सो अभी की जो वैल्यू है वो है P इक्वल टू 0.25, और जो नया बम्पर है वो इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि आशा है कि ये जो प्रोपोर्शन 25% है वो बढ़ जाएगा। जो नए बम्पर डिजाइन के साथ आशा की जा रही है या दावा किया जा रहा है कि P है 0.25 से ज्यादा। तो हमने फिर एक बार एक स्टेप कर रहे हैं। पैरामीटर हमने लिख लिया, नल हाइपोथेसिस लिख लिया, अल्टरनेट हाइपोथेसिस लिख लिया। अब हम एक टेस्ट प्रोसीजर करेंगे। टेस्ट प्रोसीजर के लिए पहले हमें चाहिए टेस्ट स्टैटिस्टिक। तो पूरा ही टेस्ट प्रोसीजर, तो पहले तो एक सैंपल लेंगे, जैसे कि 20 क्रैशेस का एक सैंपल लेंगे। So n is equal to 20 independent crashes with the new bumper design on the prototype with new bumper design। तो जैसे मैंने पहले भी दर्शाया, कोई भी नया मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करने से पहले ये टेस्ट करते हैं, पायलट तौर पे टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे प्रोटोटाइप बनाए जा रहे हैं और 20 ऐसे गाड़ियां बनाई गई है न्यू बम्पर डिजाइन के साथ। और उन 20 गाड़ियों को टेस्ट लैबोरेटरी में वो क्रैश करेंगे और देखेंगे कि उसमें से कितने डैमेज दिखाई दे रहे हैं। सो टेस्ट स्टैटिस्टिक जो हम चुनेंगे वो फिर एक बार हम वही चुन सकते, उसी तरह से चुन सकते हैं जैसे हमने जो एग्जांपल देखा था उसमें किया था। X बी दी नंबर ऑफ क्रैशेस आउट ऑफ 20
that result in no visible damage to the automobile, no visible damage। तो हमें पता है कि x है बाइनोमियल 20 और p। अब अगर h0 सही है, h0 है p की वैल्यू 0.25, एक चौथाई। तो अगर h0 सही है तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x होगी 20 इंटू 0.25 जो है 5। और अगर h1 सही है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि x ऑब्जर्वेशन x है 5 से ज्यादा, सब्सटेंशियली ज्यादा होना चाहिए। तो समझ लीजिए कि हम R इस तरह से करार करते हैं कि अगर ऑब्जर्व्ड वैल्यू है 8 या 9 या 10 या कोई भी इंटीजर वैल्यू 20 तक, तब और अगर हमारा ऑब्जर्वेशन है कि 20 इन ब्रीज क्रैशेस में से नंबर ऑफ क्रैशेस जो जिसमें विजिबल डैमेज गाड़ी के ऊपर नहीं दिखाई दे रहा है वो 8 या उससे ज्यादा है, तो हम H0 को रिजेक्ट करेंगे H1 के फेवर में, राइट। सो R इज इक्वल टू दिस, उसका मतलब है दैट इज रिजेक्ट H0 इफ ऑब्जर्व वैल्यू स्मॉल x is greater than equal to 8। अब हम देख सकते हैं, तो हमारे पास ये रैंडम वेरिएबल टेस्ट स्टैटिस्टिक है x, हमारे पास एक इवेंट बनता है x ग्रेटर देन इक्वल टू 8। तो हम ये अल्फा और बीटा की वैल्यूज निकालने की कोशिश करते हैं। पहले तो हम अल्फा देखते हैं। अल्फा है प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर, वो जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग H0 व्हेन H0 इज ट्रू। अब H0 हमारा क्या था? H0 हमारा था P इज इक्वल टू 0.25। तो अगर H0 सही है, इफ H0 इज ट्रू, तब x का बंटन हमें एग्जैक्टली पता है क्योंकि p की वैल्यू हमें एग्जैक्टली पता है। तो x इज बाइनोमियल विद पैरामीटर्स 20 और 0.25, p इज इक्वल टू 0.25। तब हम जो अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो मैं लिख सकता हूं, देयरफॉर अल्फा इज प्रोबेबिलिटी दैट x is greater than or equal to 8 when x का बंटन क्या है? बाइनोमियल with parameter n is equal to 20 and p is equal to 0.25। और बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल के लिए हमें पता है कि हम इस तरह के इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैसे पता कर ले, क्योंकि हमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का पीएमएफ एग्जैक्टली पता है। तो ये मैं लिख सकता हूं, पहले तो मैं ये लिख लूं कि सम स्मॉल x इक्वल टू 8 to 20 प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू स्मॉल x, और ये जो when x is binomial 20.25 इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखने वाला हूं p सब 0.25। सो p सब 0.25 हम एक शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं, या p नॉट, स्मॉल p नॉट हम लिख रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x, probability of x distribution when H0 is true when p is equal to 0.25। आप अगर चाहे तो ये पूरे तौर पे भी लिख सकते हो कि ये प्रोबेबिलिटी है रैंडम वेरिएबल x लेगा वैल्यू स्मॉल x जब x है बाइनोमियल 20 एंड 0.25 पैरामीटर वैल्यूज के साथ। अब ये तो हमें पता है x इक्वल टू 8 से लेकर 20 तक। प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू स्मॉल x पता है हमें
PMF पता है 20 चूज x, P की वैल्यू पता है P इज इक्वल टू 0.25 रेस्ट टू द पावर x, और 1 माइनस 0.25 जो बनता है 0.75 रेस्ट टू द पावर 20 माइनस x। तो ये तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये आप कैलकुलेटर यूज करके देख सकते हो। हम ये कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं करने वाले हैं, लेकिन मैंने जो किया है उससे ये करीब करीब राउंड ऑफ करके बनता है 0.102। तो हमारा जो अल्फा है उसकी वैल्यू एग्जैक्टली मतलब एक ही यूनिक वैल्यू है, हमने राउंड ऑफ की है 0.3 डेसिमल पे। लेकिन बीटा, जैसे मैंने कुछ देर पहले कहा, बीटा के लिए कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे? और मैंने बोला अल्फा एक यूनिक वैल्यू है, मैं पीछे जाता हूं। अल्फा एक यूनिक वैल्यू है, सिंगल वैल्यू है, क्योंकि एक फिक्स बंटन है जब एच नॉट सही है, नेमली उस टाइम थीटा की वैल्यू है थीटा नॉट, जैसे एग्जांपल में है पी की वैल्यू 0.25। लेकिन अगर H1 सही है तो थीटा अलग अलग वैल्यू ले सकता है। यहाँ पे जब H1 सही है तब P कोई भी वैल्यू ले सकती है जो 0.25 से ज्यादा है। तो देखते हैं हम बीटा, लेकिन बीटा भी हम हर ऐसे P वैल्यू के लिए हम बीटा भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बीटा, लेकिन बीटा इज, मैं पहले ऐसे लिख लेता हूं, बीटा इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज फॉल्स। अब एच नॉट कब रिजेक्ट नहीं करेंगे? एच नॉट को हम रिजेक्ट करेंगे जब एक्स की वैल्यू है 8 या उससे ज्यादा। तो एच नॉट का हम रिजेक्ट नहीं करेंगे जब एक्स की वैल्यू है 8 से कम। सो पहले तो मैं ये लिखता हूं, प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन 7 व्हेन पी इज ग्रेटर देन 0.25। जब एच नॉट इज फॉल्स या H1 इज ट्रू, तब हमारे पैरामीटर P की वैल्यू है 0.25 से ज्यादा। तो ये तो हम तभी कैलकुलेट कर सकते हैं जब हमें P की एग्जैक्ट वैल्यू पता है। तो हम देखते हैं, यदि P इज 0.3 जो 0.25 से ज्यादा है, तो अभी हम लिखेंगे बीटा ऑफ 0.3। बीटा एक फंक्शन होगा हमारे लिए। बीटा ऑफ 0.3 इज, जो ऊपर नोटेशन मैंने किया था उसी को दोहराते हुए, पीस व्हेन द पैरामीटर वैल्यू इज 0.3, और कौन से इवेंट की वैल्यू कर रहे हैं? x लेस देन 7 जो है, फिर एक बार मैं डायरेक्टली अभी लिख सकता हूं, स्मॉल x इक्वल टू 0 to 7 p सब 0.3 ऑफ x इक्वल टू स्मॉल x, जो अगर विस्तार से लिखेंगे तो बनता है x इक्वल टू 0 to 7। अब PMF x का हम लिखेंगे जब स्मॉल की p की वैल्यू है 0.3, तो बनता है 20 चूज x, 0.3 टू द पावर x, 1 माइनस 0.3 जो बनता है 0.7, 0.7 टू द पावर 20 माइनस x। और फिर एक बार इसके कैलकुलेशंस करने के बाद हमें मिलता है 0.772। तो अल्फा तो छोटे था, अल्फा की वैल्यू थी 0.1, लेकिन ये बीटा काफी बड़ा लग रहा है, 0.7, मतलब 77% चांस है, हमें प्रोबेबिलिटी है टाइप 2 एरर की, जब P की सही वैल्यू है 0.3। लेकिन देखते हैं बीटा 0.5 क्या होगा, वो उसी स्टेप से हम देख सकते हैं। और मैं ये बीच वाले 2 स्टेप नहीं लिखूंगा क्योंकि ये एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ हम अब स्मॉल p इक्वल टू 0.5 को देख रहे हैं, और ये कैलकुलेशंस भी
हमने किया है और ये बनता है 0.132। और ये देख रहे हैं, जैसे ही हमारा H0 में P की वैल्यू थी 0.25, 0.3 0.25 के नजदीक है, और जैसे हम 0.25 H0 के P वैल्यू से दूर जा रहे हैं, वैसे हमारा टाइप 2 एरर भी घट रहा है। तो ये एक तरह से स्वाभाविक है, नेचुरल है। नॉट रिजेक्टिंग H0 मतलब हम देख रहे हैं X बिलोंग्स टू R कॉम्प्लीमेंट, और रिजेक्टिंग H0 मतलब हम देख रहे हैं X बिलोंग्स टू R। तो ये दोनों का सम होना चाहिए 1 एक ही थीटा के लिए। तो अगर 0.25 के लिए हम दोनों की वैल्यूज ऐड करेंगे, अगर अल्फा की वैल्यू 0.102 है, तो उसी थीटा नॉट के लिए, उसी पी नॉट या 0.25 के लिए अगर हम प्रोबेबिलिटी x लेस देन 7 कैलकुलेट करेंगे, तो वो बनेगी 1 माइनस 0.102। तो वो काफी बड़ी होगी, 0.9। अगर 0.25 से थोड़ा सा हम ज्यादा लेंगे, हमने 0.3 ली है, तो ये नेचुरल है कि ये 0.9 से करीब होगी, 0.77 आ रही है। और जैसे जैसे हम 0.25 से दूर जाते जाएंगे, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लीमेंट इवेंट घटती जाएगी। अभी तक हमने जो एग्जाम्पल्स देखे, हमने सिर्फ रिजेक्शन रीजन R was designated, मैंने सिर्फ लिख लिया, समझ लीजिए ये एक R ये रीजन है, थोड़ा सा आर्बिट्ररीनेस था। तो आप ये पूछ सकते हो, ये जो अभी जो एग्जाम्पल देख रहे हैं, उसमें हम 8 या उससे ज्यादा वाले वैल्यूज को ही क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं? क्या हम 7 और उससे ज्यादा वाले वैल्यूज को रिजेक्ट कर सकते हैं, या 9 या उससे ज्यादा वाले वैल्यूज रिजेक्ट करते हैं? तो जैसे मैं अभी कह रहा था, इफ R is made smaller, जैसे कि प्रीवियस एग्जाम्पल में, फॉर एग्जाम्पल इन द प्रीवियस प्रॉब्लम, अगर R छोटा हो रहा है, प्रीवियस प्रॉब्लम में R था 8 से लेकर 20 सभी इंटीजर्स, समझ लीजिए 9 से 9 10 11 करके 20 तक इंटीजर सेट है, तो R पहले R से छोटा हो गया, तो अल्फा की वैल्यू भी डिक्रीज होगी, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा विल डिक्रीज। राइट, क्योंकि अल्फा क्या है? प्रोबेबिलिटी दैट x बिलोंग्स टू R व्हेन H0 इज ट्रू। अगर R छोटा है तो द प्रोबेबिलिटी भी छोटी होगी, लेकिन ये R जो सेट है उसको कम घटाने का बीटा के ऊपर क्या असर पड़ता है? बीटा, बट द बीटा वैल्यूज, क्योंकि बीटा की हर एक पैरामीटर वैल्यू जो H1 से संगत है, उसके लिए अलग अलग बीटा की वैल्यू है, द बीटा वैल्यूज विल इंक्रीज। ये क्यों है? क्योंकि जैसे मैंने कहा, अल्फा है प्रोबेबिलिटी अंडर थीटा नॉट x बिलोंग्स टू R, और बीटा है प्रोबेबिलिटी x बिलोंग्स टू R कॉम्प्लीमेंट। किसी भी थीटा के लिए बीटा, फॉर एनी थीटा और थीटा प्राइम, है प्रोबेबिलिटी अंडर थीटा x बिलोंग्स टू R कॉम्प्लीमेंट। अगर हम
आर को घटा रहे हैं तो आर कॉम्प्लीमेंट बड़ा हो रहा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी बढ़ेगी। तो हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि हम एक साथ आर और आर कॉम्प्लीमेंट दोनों को घटाएं, और उसका मतलब है हम ये उम्मीद नहीं रख सकते कि हम एक साथ अल्फा और बीटा दोनों को छोटा करें। हमें अल्फा अगर हम छोटा करने जाएंगे आर को घटा के तो बीटा की वैल्यू बढ़ेगी, और हम बीटा को छोटा करने जाएंगे तो अल्फा की वैल्यू बढ़ेगी। तो हमें कुछ तो डिसीजन लेना होगा कि अल्फा और बीटा में के वैल्यूज क्या होने चाहिए। और यहीं पे हमारा जो हमने जो देखा है कि ये जो हमारा नल हाइपोथेसिस है और अल्टरनेट हाइपोथेसिस है, उसको हम अलग अलग तरीके से देखते हैं। हमारे लिए टाइप 1 एरर ज्यादा सीरियस है, सिंस H0 and H1 are set up जहां पे हम H1 क्लेम को तभी एक्सेप्ट करेंगे जब H0 के खिलाफ भारी सबूत हम पाते हैं। सेटअप एज एक्सप्लेन्ड अर्लियर, हमारे लिए टाइप 1 एरर ज्यादा सीरियस है। तब हम क्या डिसाइड करते हैं, मोर सीरियस देन टाइप 2 एरर ऑफ कोर्स। तो हम क्या डिसाइड करते हैं कि हम डिसाइड करते हैं देन वी स्पेसिफाई the largest value of alpha that can be tolerated। हमें कुछ तो स्पेसिफाई करना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा अल्फा 0 तो हम नहीं बना सकते, 0 तभी बनेगा जब हम पूरे पॉपुलेशन को एग्जामिन करेंगे। तो हम अल्फा के लिए एक लिमिट सेट करते हैं कि हमारी जो टाइप 1 एरर की प्रोबेबिलिटी है वो इससे कम होनी चाहिए। और जैसे कि अभी हमने देखा अल्फा तो डिपेंड करता है आर के ऊपर, अगर हम आर को घटाएंगे तो अल्फा घटेगा, लेकिन बीटा की वैल्यू बढ़ेगी। तो अगर हमने ये लार्जेस्ट वैल्यू अल्फा की ले ली है तो हम वो आर चूज करते हैं जिसके लिए रिजेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर बिल्कुल अल्फा है या अल्फा के सबसे नजदीक है। तो ये एक बार ये स्पेसिफाई करने के बाद चूज द रिजेक्शन रीजन आर फॉर दैट पर्टिकुलर अल्फा। मतलब क्या हो रहा है, मैंने तो बोला ये लार्जेस्ट पॉसिबल अल्फा हम स्पेसिफाई करेंगे, जैसे कि मान लीजिए अल्फा इक्वल टू 0.1, लेकिन हम आर ऐसा ढूंढेंगे जिसके लिए अल्फा बिल्कुल 0.1 है। अल्फा इक्वल टू 0.09 अगर हम करने जाएंगे तो हम करेंगे छोटा वाला आर चूज, लेकिन उससे बीटा की वैल्यूज बढ़ेगी। तो हमें ऐसा आर चूज करेंगे जिसके लिए जो स्पेसिफाइड लिमिट है हमारा वो हम पाते हैं उस रिजेक्शन रीजन आर से। सो उससे क्या बनता है, देन दिस एंश्योर्स दैट द बीटा values that is probability of type 2 error
जितनी कम कर सकते हैं हम कम कर रहे हैं, इज द स्मॉलेस्ट जब सब्जेक्ट टू द रेस्ट्रिक्शन द लिमिट ऑन अल्फा। जैसे कि मैंने कहा, तो ये सब थियोरेटिकल कारण हम दे रहे हैं कि हम प्रोसीजर कैसे करेंगे। अभी तक हमने तो आर आर्बिट्ररीली हम डिसाइड कर रहे थे, अब हम आर डिसाइड करेंगे अल्फा के बेसिस पे। ये जो हम चूज करने वाले हैं अल्फा, अल्फा का लिमिट, दिस अल्फा, so this alpha is called the level of significance of the test। सिग्निफिकेंस महत्व का स्तर, लेवल, कितना हम टाइप 1 एरर की प्रोबेबिलिटी टॉलरेट करेंगे, वो हम सेट करते हैं। और ट्रेडिशनली अल्फा हम चूज करते हैं या तो 0.1 या 0.05 या 0.01, इस तरह से हम अल्फा चूज करते हैं। द करस्पॉन्डिंग टेस्ट प्रोसीजर is called a level alpha test। तो इसको हम अभी यूज करेंगे इस कोर्स में हम। तो ये सब जो एक अच्छे टेस्ट प्रोसीजर के लिए चीजें हम स्टेप बाय स्टेप करने जा रहे हैं, उसको मैंने अभी तक दोहराया है। अब हम देखते हैं कि ये सब जो चीजें मैंने लिखी है वो एक्चुअल टेस्टिंग में कैसे यूज करेंगे। लेकिन हम जो देखने वाले हैं, मैंने जैसे कहा था कि ये स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग किसी भी पैरामीटर के लिए कर सकते हैं, लेकिन इस कोर्स में हम सब सिर्फ देखेंगे टेस्ट फॉर पॉपुलेशन मीन्स। और जैसे हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए देखा था, हम 3 अलग अलग केसेस को देखेंगे और केस नंबर 1 में अभी देख लेते हैं। इसमें हम एज्यूम करेंगे जो हमारा पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन का बंटन है, वो नॉर्मल है, नॉर्मल पॉपुलेशन विथ नोन सिग्मा। सो टेस्ट फॉर पॉपुलेशन मीन, और पॉपुलेशन मीन को हम हमेशा से दोहराते हैं म्यू से। तो हमारा पैरामीटर ऑफ इंटरेस्ट रहेगा म्यू, और हम देखेंगे कि जब सिग्मा की वैल्यू, स्टैंडर्ड डिविएशन, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू हमें पता है, तो हम किस तरह से प्रोसीड करेंगे। तो ये हमारा केस 1 है। तो हमेशा जैसे हमारा जो स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर होता है वो बेस रहेगा एक रैंडम सैंपल पे जो हम पॉपुलेशन से ले लेंगे। x1 x2 xn IID नॉर्मल विथ मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। म्यू अननोन है और म्यू के बारे में दावे, अलग अलग दावे हम टेस्ट करने वाले हैं अभी इस प्रोसीजर के। तो म्यू के लिए जैसे हमें पता है, अच्छा एस्टिमेटर है, अच्छा टेस्ट स्टैटिस्टिक है एक्स बार। तो एक्स बार का बंटन भी हमें पता है। इस सिचुएशन में हमें पता है कि एक्स बार का बंटन बिल्कुल एग्जैक्टली नॉर्मल है, जिसका मीन पॉपुलेशन मीन से मिलता जुलता है म्यू, और उसका वेरिएंस है सिग्मा स्क्वायर बाय एन। ध्यान रखें, हम वो केस देख रहे हैं जहां पे सिग्मा की वैल्यू हमें पता है।
हमारा जो नल हाइपोथेसिस रहता है वो हमेशा इक्वालिटी क्लेम रहता है। तो हमारा नल हाइपोथेसिस इस बार इस संदर्भ में रहेगा कि जो अननोन पॉपुलेशन मीन है वो कोई स्पेसिफिक वैल्यू लेता है, जैसे कि म्यू नॉट। हमारा नल हाइपोथेसिस हमेशा से इक्वालिटी क्लेम रहेगा, राइट। और जब व्हेन एच नॉट इज ट्रू, हमें पता है कि हमने जो टेस्ट स्टैटिस्टिक चूज किया है एक्स बार, मान लीजिए अभी हमने एक्स बार चूज किया है, तो एक्स बार का बंटन हमें ठीक ठीक पता है, जो मैंने ऑलरेडी लिखा है। लेकिन वो किसी भी म्यू के लिए है। जब एच नॉट सही है तो एक्स बार का बंटन है म्यू नॉट और सिग्मा स्क्वायर बाय एन होगा उसका वेरिएंस। अगर हमारे पास एक नॉन स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल है तो हम एक्चुअली उसको स्टैंडर्डाइज करते हैं, तो हम जेड स्टैटिस्टिक भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें इवेंचुअली नॉर्मल प्रोबेबिलिटीज अगर देखने हो तो हम स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल के थ्रू ही देखेंगे। तो z क्या है, यह है एक्स बार माइनस म्यू नॉट डिवाइडेड बाय सिग्मा बाय रूट एन। तो ये हम एक टेस्ट स्टैटिस्टिक चूज कर सकते हैं इस केस में। और आप अगर z के ऊपर ध्यान दें z पे, तो इसमें हम ऑलरेडी हमने एज्यूम किया है सिग्मा हमें पता है, एन तो हमारे हाथ में रहता है कितने सैंपल हम चूज करेंगे, या हमें पता है एन की वैल्यू क्या होती है। और अभी हमें म्यू नॉट भी पता है, क्योंकि हम जो दावा टेस्ट करने जा रहे हैं एच नॉट H1 टेस्ट करने जा रहे हैं, लेकिन एच नॉट में हमें पता है कि म्यू की वैल्यू है म्यू नॉट। वो एग्जाम्पल उदाहरणों में कुछ एक पर्टिकुलर वास्तविक संख्या रहेगी। तो इसका बंटन होता है नॉर्मल 0 1 एनीवे, राइट। तो ये एक अच्छा स्टैटिस्टिक है हमें इस टेस्टिंग के लिए। तो ये टेस्ट स्टैटिस्टिक हम यूज करेंगे। और H1 हमारे 3 अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। तो पहले मैं देखता हूं H1 जहां पे हम दावा करेंगे कि म्यू की वैल्यू है म्यू नॉट से ज्यादा। अगर म्यू जो है एक्चुअल मीन, पॉपुलेशन मीन, वो अगर म्यू नॉट से ज्यादा है और हमें पता है कि एक्स बार का मीन बिल्कुल पॉपुलेशन मीन से मिलता जुलता है, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि जो सैंपल मीन है, कंप्यूटेड सैंपल मीन है, वो भी एक्स बार से ज्यादा होगा, सॉरी म्यू नॉट से ज्यादा होगा। सो अगर एक्स बार, इफ किसी भी सैंपल के लिए इफ एक्स बार इज लेस देन म्यू नॉट, that is x bar minus mu naught is less than 0, तो डेफिनेटली ये this does not provide evidence against H naught in favor of H1, राइट। क्योंकि अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे एक्स बार की वैल्यू होगी म्यू नॉट से ज्यादा, तो अगर एक्चुअली सैंपल के लिए, किसी एक सैंपल के लिए एक्स बार बनता है म्यू नॉट से कम, तो डेफिनेटली हम एच नॉट को रिजेक्ट नहीं करेंगे, राइट। अगर एक्स बार म्यू नॉट से ज्यादा है लेकिन इज स्लाइटली लार्जर,
it does not suggest that H not be rejected, क्योंकि ये तो रैंडम वेरिएबल है। ये हो सकता है कि थोड़ा सा ही अगर म्यू नॉट से ज्यादा है एक्स बार की वैल्यू, तो हमारे पास सफिशिएंट एविडेंस नहीं है एच नॉट रिजेक्ट करने के लिए। लेकिन इफ एक्स बार इज सब्सटेंशियली और कंसिडरेबली एक्सीड्स then H naught will be rejected. H naught may be rejected. So X naught अगर ज्यादा है तो हम जो हमारा टेस्ट स्टैटिस्टिक जो मैंने Z करार किया था, तो अगर हमें X बार स्मॉल एक्स बार पता है तो हम स्मॉल z कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? एक्स बार माइनस म्यू नॉट डिवाइडेड बाय सिग्मा बाय रूट एन। इसमें सैंपल पे डिपेंड होने वाले सिर्फ वैल्यू है एक्स बार, और म्यू नॉट, सिग्मा और रूट एन वास्तविक संख्याएं हैं जो हमें उनकी वैल्यूज ठीक से पता है, एग्जैक्टली पता है, तो ये z हम एग्जैक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हम रिजेक्शन रीजन हमारा ये होगा कि एक्स बार कंसिडरेबली म्यू नॉट से ज्यादा है, तो पहले तो अगर एक्स बार म्यू नॉट से ज्यादा है तो न्यूमरेटर होगा पॉजिटिव, और यहाँ पे डिनोमिनेटर भी है सिग्मा और n दोनों है पॉजिटिव संख्याएं, तो ये z होगा शून्य से ज्यादा, ये होगा पॉजिटिव। लेकिन हमें सिर्फ शून्य से ज्यादा होना हम नहीं देख रहे हैं, हम शून्य से कंसिडरेबली ज्यादा होना चाहिए। तो हमारा जो रिजेक्शन रहेगा, वो रिजेक्शन रीजन रहेगा, वो कुछ इस प्रकार से रहेगा, z c से बहुत ज्यादा है। फॉर सम c, सम कांस्टेंट c जो अपने आप में शून्य से ज्यादा है। ये c की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे? सो फाइंड c डिपेंडिंग ऑन अल्फा। तो हमने अल्फा हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अगर हमने तय किया है, तो हम अल्फा क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग H नॉट व्हेन H नॉट इज ट्रू। और जब H नॉट ट्रू है तब Z, हमारा रैंडम वेरिएबल Z है स्टैंडर्ड नॉर्मल, तो हम प्रोबेबिलिटी Z ग्रेटर देन और इक्वल टू C, हमारा C ऐसे होना चाहिए जो है जिसके लिए प्रोबेबिलिटी Z ग्रेटर देन इक्वल टू C है अल्फा। लेकिन इस तरह के C हमने पहले देख चुके हैं, देयरफॉर हमें पता है, वी नो, हमारा जो Z अल्फा नोटेशन था कि हमारा Z ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉल z सब अल्फा, वो है जो जिसके लिए ये प्रोबेबिलिटी है अल्फा। मैं ये एक स्कीमेटिक डायग्राम फिर से ड्रॉ करके देखते हैं। हमारा ये स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व है और हमारा Z अल्फा इस प्रकार से है, ये है Z अल्फा, वो इस प्रकार से है कि ये स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व में Z अल्फा के राइट में और इस कर्व के नीचे जो एरिया है वो है अल्फा। तो ये एरिया है अल्फा, ये कर्व है Z कर्व, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व। तो हमारा रिजेक्शन रीजन R है कि रिजेक्शन रीजन R क्या होगा? वो होगा जब हम Z, स्मॉल z जो सैंपल से कैलकुलेट करेंगे उसकी वैल्यू है Z अल्फा से ज्यादा।
ये इस प्रकार के टेस्ट को बोलते हैं अपर टेल टेस्ट। और इसी प्रकार हम बाकी जो दो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ये हाइपोथेसिस हमने देखा था जब H1 था म्यू ग्रेटर देन म्यू नॉट। दूसरे जो दो हाइपोथेसिस है म्यू लेस देन म्यू नॉट और म्यू नॉट इक्वल टू म्यू नॉट, उसके लिए भी हम इसी प्रकार से आर्ग्यू कर सकते हैं और उसमें हम देख सकते हैं कि रिजेक्शन रीजन क्या बनेगा। ये हम अगली बार देखेंगे। थैंक यू।